हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे विजन आईएएस मंथली मैगजीन, जो कि इस बार हम लोग कवर कर रहे हैं अक्टूबर 2023। और ये हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी 2024 को ध्यान में रख के इस पूरी सीरीज को चलाया गया है मंथली मैगजीन को, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हम लोगों ने मई को कवर किया है, जून को कवर कर लिया है, जुलाई को भी कवर किया है और अगस्त को भी, और साथ ही साथ सितंबर को भी। तो लगभग 5 मंथ की कवर ऑलरेडी की जा चुकी है और ये अक्टूबर की कवर की जा रही है, क्योंकि पूरा एक साल का करंट अफेयर्स आपको तैयार होना चाहिए। और करंट अफेयर्स के फील्ड में विजन आईएएस की मंथली मैगजीन सबसे बेस्ट होती है। लेकिन समस्या ये है कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं और जो गांव में रहते हैं, दूर क्षेत्रों में रहते हैं, जो तैयारी वाले जो क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली, मुखर्जी नगर, इन सब में नहीं रहते हैं, तो उनके पास ये समस्या आती है कि वो इस मैगजीन को नहीं पढ़ पाते। इसलिए यूट्यूब पर पहली बार ग्लैंस एकेडमी के द्वारा हिंदी माध्यम में इस क्लास को प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और कमेंट से ये सभी चीज़ें सफल हो पा रही हैं। और 2 दिन क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में था, क्योंकि घटना चक्र शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जो हो सकता है आज शाम में या फिर कल तक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब ये क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें पॉलिटी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारी शुरुआत होगी इकोनॉमिक्स के सेक्शन से, और इकोनॉमिक्स की आज और जो आने वाले कल में एक क्लास आएगी उसमें भी कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स। फिर हम आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे। तो चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर ऑलरेडी हम इसे पोस्ट कर देते हैं और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम का, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इकोनॉमिक्स के टॉपिक को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर कि हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, और जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएस स्वामीनाथन, यानी एमएस स्वामीनाथन जी का योगदान। हालांकि हम लोग इनके एमएस स्वामीनाथन जी के जो योगदान है हरित क्रांति से बहुत परिचित हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हीं को कहा जाता है, और भी कृषि उत्पादकता से संबंधित जितने भी इनके द्वारा कार्य कहे जाएं, किए गए हैं, वो सब अतुलनीय है। और सबसे बड़ी बात कि हम उसका कोई कैलकुलेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि इनका योगदान ही अतुलनीय है, जिसकी किसी से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी अगर इनके योगदान को पढ़ रहे हैं, तो एक हमारे बीच दुखद खबर आई है कि इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो उससे संबंधित हम इनकी यादों में कुछ इनकी जानकारी को या इनके योगदान को यहाँ पे टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पर इनका पूरा नाम बता दूं तो मनकोम्बु संभाविशन स्वामीनाथन। अगर मैं स्वामीनाथन वर्ड को हटा दूं तो मैं कह सकता हूं कि 98% लोगों को ये नाम नहीं पता है। आप लोग भी अगर ये सुन रहे होंगे तो पहली बार आप इनका नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने जनरली हर बुक में भी अगर देखा जाए तो केवल एमएस स्वामीनाथन ही शब्द पढ़ा है, चाहे वो गवर्नमेंट रिपोर्ट हो या कहीं पर भी। लेकिन यहाँ पर आप पहली बार इनके नाम को सुनेंगे, मनकोम्बु संभाविशन स्वामीनाथन। इनका हाल ही में निधन हो गया, जो एमएस स्वामीनाथन के नाम से लोकप्रिय थे। अगर इनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये पादप अनुवांशिकीविद थे, यानी कि एक वैज्ञानिक थे एक तरीके से, जो पादपों पर काम करते थे। और इन्हें हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का वास्तुकार या किसान वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इस टाइटल से भी इनको बुलाया जाता है। हरित क्रांति के नेतृत्व के लिए 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार इनको दिया गया था। मतलब कि फर्स्ट जो वर्ल्ड फूड पुरस्कार जो होता है, अवार्ड्स, वो इन्हें दिया गया। साथ ही साथ इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। ध्यान देना कि पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण है। भारत रत्न भी इन्हें नहीं मिला है। तो हो सकता है मरणोपरांत जैसे कई सारे ऐसे जो पर्सनैलिटी है जिनके योगदान को ध्यान में रख के केंद्र सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है मरणोपरांत। जैसे आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया है प्रशासन के संदर्भ में मरणोपरांत, तो हो सकता है इनको भी दिया जाए। तो पूछा जा सकता है आपसे यूपीएससी के द्वारा कि क्या इनको भारत रत्न दिया गया है कि नहीं, पद्म भूषण दिया है या पद्म विभूषण। और साथ ही इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। इसके बारे में भी जानकारी रखना, क्योंकि यूपीएससी अक्सर ऐसा करता है, स्टेटमेंट वाइज बना देता है प्रश्न जो चर्चित पर्सनैलिटी होती है। अब यहाँ पर हम इनके योगदान के बारे में पढ़ते हैं कि एमएस स्वामीनाथन जी के जो विज्ञान संबंधी योगदान है वो क्या क्या इन्होंने योगदान किए हैं। तो पहला, जैसे आप हेडिंग में देखोगे कि आनुवंशिक शोध, क्योंकि ये वैज्ञानिक थे तो ये शोध वगैरह ज़्यादा करते थे कि किसी भी प्रकार से हरित क्रांति का विकास हो सके, या यहाँ पर जो भुखमरी और गरीबी होती थी आज़ादी के बाद शुरू के 10-20 सालों में, उस समस्या से निजात दिलाने के लिए और भारत को खाद्यान्न सामग्री में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार जेनेटिक रिसर्च करते थे। तो इन्होंने कुछ किस्म ऐसी विकसित की जो केवल अधिक उपज ही नहीं देगी, बल्कि कीट और रोग प्रतिरोधी भी होगी। मतलब क्या हो गया
कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उनमें जो बीमारी होती थी पौधों में, जैसे कीट लग जाना या कोई रोग लग जाना, फंगस लग जाना, उन बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा था। तो इन्होंने एक साथ दो स्तर पे काम किया कि प्रोडक्शन भी हम बढ़ाएंगे, साथ ही साथ हम उन पौधों की सुरक्षा भी करेंगे ताकि हमें लंबा प्रोडक्शन मिले। तो कई सारी इन्होंने किस्में विकसित की, हम आगे पढ़ेंगे। जैसे धान की किस्म देखोगे, गेहूं की किस्म देखोगे, तो धान की किस्म में अगर हम बात करें तो उड़ीसा के कटक में स्थित है, आपको पता है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, यानी जिसे हम राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। ये उड़ीसा के कटक में स्थापित है। और अगर हम बात करें तो MS स्वामीनाथन जी इंडिका जपोनिका राइस हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम से जुड़े शोधों में अपना योगदान किया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी जो स्वामीनाथन जी थे, इन्होंने किसी भी प्रकार से जो चावल को हाइब्रिड करने के प्रोग्राम में अपना सहयोग किया, और जिससे उर्वरकों के कुशल उपयोग, अधिक उपज वाली छोटे कद की धान की किस्मों, इनको डेवलप किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ADT 27 और RASI जैसी किस्में विकसित की गई और भारत में हरित क्रांति लाने में सीधा सीधा प्रत्यक्ष योगदान दिया गया, गेहूं और धान की नई नई पैदावार या नई किस्मों का विकास करके। और उन्होंने जो राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम था, इसको भी आरंभ किया। राइस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग मतलब होता है प्रजनन करना, यानी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति का जन्म करना या एक पौधे से दूसरे पौधे का जन्म करना। तो इन्होंने मुख्य रूप से चावल पर यह काम किया और चावल की उन्नत किस्म की जो पैदावार थी उसके लिए नई नई किस्मों का जन्म करना। और परिणाम स्वरूप इन्होंने एक पूसा बासमती किस्म भी प्राप्त हुई थी, यानी बासमती के चावल जो कि काफी कॉस्टली भी होते हैं और काफी गुणों से परिपूर्ण होते हैं, हालांकि महंगे भी होते हैं, 80-90 रुपए किलो के हिसाब से इस समय मिल रहे होंगे या उससे ज्यादा ही होंगे, सस्ते नहीं होंगे। कह सकते हो एक मध्यम परिवार तो अफोर्ड कर सकता है, गरीब परिवार अफोर्ड नहीं कर पाता है 80-90 रुपए किलो चावल को। लेकिन बासमती चावल में गुणवत्ता अधिक होती है क्योंकि उसको जेनेटिकली स्तर पे भी जो है कि रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया था स्वामीनाथन जी के द्वारा। फिर वहीं पे हम गेहूं की किस्म में भी अगर हम देखें, इनकी योगदान की बात करें, तो धान की किस्मों के विकास से हटकर फिर इन्होंने गेहूं की किस्मों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। और गेहूं की सभी स्थानीय किस्में जो कि लंबे तने वाली होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, उन लंबे तनों में दिक्कत ये आती दोस्तों, अगर मान लो एक पेड़ लंबा है काफी और जब इसमें बाली लगेगी ना, गेहूं की बालियां जो है कि होंगी, जब इस पे लोड बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, तो ये क्या होती थी, परिणाम स्वरूप झुक जाती थी। और झुक जाने के बाद ये क्या होता था, जमीन पर गिर जाती थी, जिससे जो बालियां थी वो जमीन में ही झड़ जाती थी और मिट्टी में मिल जाती थी। इससे किसानों का नुकसान होने लगा। तो आप देखोगे कि दानों से भरी बालियों के भार के कारण ये झुक जाते थे और जमीन पर गिर जाते थे। तो स्वामीनाथन जी ने कहा कि क्यों ना हम छोटे छोटे तने वाले पौधों को पैदा करें, जिससे तना छोटा रहेगा तो लोड कितना भी रहेगा आपका झेल लेगा। ये आपका साइंस के नियम पर है कि अगर कोई चीज लंबी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल पेड़ अगर कोई ज्यादा लंबा है तो झुकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर वो छोटा पेड़ रहेगा या तना उसका मजबूत रहेगा तो पेड़ अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो इसलिए इन्होंने फिर विकास करना शुरू किया इस क्षेत्र में। हालांकि नॉर्मन बोरलॉग जी का विश्व के स्तर पे हरित क्रांति का उन्हें जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक नोरिन 10, हालांकि यहाँ नोरिन जिन लिखा है, नोरिन 10 नाम का एक जीन डेवलप किया, जिससे मैक्सिकन गेहूं की एक नई बॉनी किस्म विकसित की। अब बॉनी किस्म का फायदा ये था कि छोटे छोटे तने वाले जो किस्म है, उससे क्या होगा कि पेड़ गिरेगा नहीं और पूरा का पूरा बाली जो है पेड़ में ही लगी रहेगी, ताकि बाद में जब किसान काटे तो उसे पूरी फसल मिल जाए अच्छे से। यही काम स्वामीनाथन जी ने मैक्सिकन गेहूं की इस बॉनी किस्म की क्षमता को पहचाना और उसको रोग प्रतिरोधी और अधिक उपज देने वाली किस्म के रूप में डेवलप कर दिया। कि भारत में जलवायु जो हमारी है वो उष्ण जलवायु है, और उष्ण जलवायु में आपको पता है कि बीमारी ज्यादा होती है शीत जलवायु की अपेक्षा, क्योंकि जो छोटे छोटे कीट फतिंगे मच्छर वगैरह जो होते हैं ये उष्ण जलवायु में ज्यादा पैदा होते हैं। इसीलिए तो आप देखोगे, कहा भी जाता है कि जब बारिश के बाद वाली जो गर्मी होती है ना, जिसको हम कहते हैं सड़न पैदा करने वाली गर्मी, जैसे आपका सितंबर अक्टूबर ये जो मंथ होते हैं, या अगस्त भी ले सकते हो इसमें, क्योंकि बारिश का महीना खत्म हो चुका होता है, और ऐसे में बारिश में जो इकट्ठा पानी होता है जो गंदगी फैलाता है, और उस समय गर्मी भी क्या होता है ना, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बहुत हमें चिपचिपी वाली गर्मी होती है, हमारे बॉडी पे ऐसा लगता है हमेशा चिपचिपाहट है, पूरी बॉडी एकदम चिपचिपी हो रही है। तो इसको कहा था सड़न पैदा वाली गर्मी, जिसमें ज्यादा बीमारी पैदा होती है। तो ये भी एक दिक्कत थी कि भारत उष्ण जलवायु का क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध का, यहाँ पर इन फसलों के लिए भी बीमारी ज्यादा होती, इसलिए इन्होंने रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी विकसित किया और प्रोडक्शन भी विकसित किया। तो ये कुछ प्रमुख योगदान थे हमारे स्वामीनाथन जी के, और जिसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि सोनालिका और कल्याण सोना जैसी किस्मों का विकास किया गया गेहूं का, जो काफी अधिक प्रोडक्शन देने वाली किस्म थी।
वहीं आलू की भी कुछ संकर प्रजाति इन्होंने बनाई थी, जो कि शीत प्रतिरोधी किस्म अलास्का फ्रॉस्टलेस विकसित की। शीत प्रतिरोधी का मतलब क्या है? वैसे अगर आप देखोगे तो आलू में दो बीमारी होती है, एक होती है पिछैती झुलसा, एक होती है अगैती झुलसा, जिसमें पत्तियां वगैरह झुलस जाती हैं, खराब हो जाती, तने कमजोर हो जाते हैं, आलू का जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मिट्टी में आलू अगर पैदा भी होता है बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, ऐसा लगता है कि छोटा सा टमाटर हमारे पास आया, जबकि आलू का साइज प्रॉपर बड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी प्रोडक्शन अच्छा माना जाता है। तो शीत प्रतिरोधी का मतलब क्या है? क्योंकि आलू की खेती अगर आप देखोगे अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और दिसंबर जनवरी फरवरी में खूब प्रचंड ठंडी जब पड़ेगी, उसके बाद मार्च में होली के समय आप देखोगे नया आलू मार्केट में आपको मिलेगा। हालांकि इस समय भी आलू मिल रहा है नवंबर दिसंबर में भी, लेकिन वो स्टोर वाले के साथ साथ खेती का भी होता है। कुछ लोग क्योंकि आलू की खेती सितंबर में ही कर लेते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्च में फरवरी में आलू निकालते हैं, और फिर होली पे नए नए त्योहारों पर आलू की प्रोडक्शन का यूज किया जाता है, चिप्स वगैरह या इस तरीके से चीजों में। तो इस दौरान आपकी दिसंबर जनवरी में जो ठंडी होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने से आलू की फसल पे पैदावार नुकसान हो जाती है। तो इस ठंडी को रोकने के लिए या इसका प्रतिरोध करने के लिए किस्म डेवलप की गई थी अलास्का फ्रॉस्टलेस। शीत प्रतिरोध का मतलब समझ में आ गया, इसी को कहते हैं। वहीं इन्होंने कुछ पादप किस्म का सहभागी विकास किया, ठीक है, जिससे सहभागी विकास को बढ़ावा दिया गया कि कुछ ऐसे पादप हमें पैदा करने चाहिए जो अन्य फसलों के लिए रोल प्ले कर सके, अन्य फसलों के लिए सहयोग कर सके और किसानों के लिए भी बेहतर हो सके, तो किसानों की भी आय में वृद्धि होगी। तो इन सभी चीजों के बाद अब हम अगले हेडिंग को देखेंगे, आर्थिक पारिस्थितिकी में योगदान, यानी इकोनॉमिक इकोलॉजी में इनका योगदान क्या रहा। कहने का मतलब है कि इकोलॉजी एक अलग पॉइंट है, इकोनॉमी एक अलग पॉइंट है। आपको पता है कि 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जो कि पर्यावरण विदों का हुआ था, पर्यावरण विशेषज्ञों का हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो विकसित देश हैं, मध्यम देश है या अल्प विकसित देश, ये विकास कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के। फिर आगे चल के 1992 में फिर पृथ्वी सम्मेलन होता है, तो वहां पे पर्यावरण के जो वैज्ञानिक थे और जो इकोनॉमिक्स के वैज्ञानिक थे, उन दोनों ने बैठ के जब मीटिंग की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप डेवलपमेंट करिए, किसी भी देश की जनता के लिए डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो डेवलपमेंट आपका पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक सहयोग हुआ कि ठीक है, हम पर्यावरण को भी संरक्षित करेंगे और विकास भी करेंगे। और इसी योगदान में हम पढ़ रहे हैं स्वामीनाथन जी का योगदान, कि इन्होंने आर्थिक रूप से भी डेवलपमेंट किया और पारिस्थितिकी तरीके से भी डेवलपमेंट किया, मतलब पारिस्थितिकी को भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया। कैसे? तो कृषि में सदाबहार क्रांति के रूप में ये आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जुड़े हुए थे, और यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने आर्थिक पारिस्थितिकी जनक के रूप में इन्हें सम्मानित किया कि एम.एस. स्वामीनाथन जी विश्व स्तर पे इकोनॉमिक इकोलॉजी के फादर कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने इन दोनों ही चीजों में बैलेंस करते हुए डेवलपमेंट को भी प्रेफरेंस की और पर्यावरण का भी संरक्षण किया। सदाबहार क्रांति में कि पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना हमेशा के लिए उत्पादकता में सुधार की गई, कि प्रोडक्शन भी बढ़ता रहेगा और पारिस्थितिकी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके लिए तरीका क्या अपनाया कि भाई आप जैविक कृषि का प्रयोग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं मृदा की उर्वरा क्षमता को जो है कि बनाए रखते हो, जिससे मरुस्थलीकरण की समस्या कम होती है। नहीं तो धीरे धीरे आप देखोगे मृदा बंजर होती जाती है, बंजर होने के बाद वो मरुस्थल में बदलती जाती है, तो ये एक समस्या कम होगी। हरित क्रांति का प्रयोग किया गया, पर्यावरण के अनुकूल कृषि की गई, कि पर्यावरण जैसे जीरो बजट फार्मिंग होती है ना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की जाती है, जिसमें खाद वगैरह, कंपोस्ट वगैरह जो होती है वो आपके गोबर वगैरह से ही पड़ती है, उसमें कोई केमिकल रसायन नहीं डाला जाता। और प्रभावी सूक्ष्म जीवों पर आधारित कृषि, मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिनको प्रभावी तौर पे क्या किया जाएगा, कृषि के प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जीवों का ही प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये भी चीज यहाँ पे सिखाई इन्होंने, और जिसके लिए इन्होंने 4C का प्रस्ताव दिया। एक तो कंजर्वेशन करो, पहली चीज कि खेती के साथ साथ प्राकृतिक क्षेत्रों का कंजर्वेशन करो, और कल्टीवेशन करो, कंजम्पशन करो, और उसका कमर्शलाइजेशन करो, व्यवसायीकरण करो। तो कहने का मतलब है कि पहले आप हरित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए तब खेती करो, उसका उपभोग करो और उसको बाजार में बेचो। प्रौद्योगिकी के लिए इन्होंने कहा कि पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी आधारित जैव ग्राम को अपनाओ, आधुनिक सूचना संचार आधारित जो है ग्राम ज्ञान केंद्रों की स्थापना किया जाए, जिससे हम लोगों तक बहुत सारे प्रकार की जो जानकारी है, सरकार की जो वैज्ञानिक शोध के आधार पर जो रिसर्च होती है, जो उसका निष्कर्ष होता है, गांव के किसानों तक हम उस चीज को पहुंचा सकें, ताकि वहां के लोग भी इस चीज को जागरूक हो सके और समझ सकें।
फिर वहीं पे हम देखते हैं कि एमएस स्वामीनाथन जी की जो नीतिगत और संस्थागत योगदान था उसकी प्रासंगिकता, क्योंकि उन्होंने कुछ संस्थाओं के योगदान भी दिए, यानी संस्थाओं की स्थापना के साथ साथ उनकी कार्यप्रणाली में भी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय कृषि आयोग, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स। इसका गठन ही स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में किया गया और इसने कुछ सिफारिश की थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश है एमएसपी। अब देखिए एमएसपी का मुद्दा लगातार चलता रहता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे धान का एमएसपी, गेहूं का एमएसपी, मूंग का, चने का, अरहर का, हर प्रकार की फसलों का, हालांकि 22 फसलों का जो है कि एमएसपी दिया जाता है। लेकिन इस एमएसपी को शुरू कहां से किया गया? तो स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में जो गठित किया गया नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, इसकी सिफारिशों में ये प्रमुख है। और उन्होंने कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। अब भारित औसत लागत किसका होना चाहिए? उत्पादन का, बाजार प्राइस का नहीं। मान लीजिए किसी किसान को गेहूं का प्रोडक्शन करने में लगभग 2000 रुपए लग रहा है, ध्यान देना 2000 रुपए, तो ये माना जाता है कि भाई 2000 का 50% लगा दो, यानी 1000 रुपए तो गेहूं पे एमएसपी तय की जाए। 1000 तो एमएसपी तय की जाए, क्योंकि 50% से अधिक रहेगा तभी तो उसे कुछ वेटेज मिलेगा, तभी तो किसान जो है कि उसकी खेती करेगा। नहीं तो गेहूं की खेती छोड़ देगा, कहेगा भाई गेहूं की खेती में मुझे नुकसान हो रहा है, सरकार कोई सहयोग कर नहीं रही है। और जब ऐसी स्थिति होगी तो गेहूं का संकट हो जाएगा हमारे भारत में, जिसे हम कहेंगे खाद्यान्न संकट। क्योंकि भारत में दो ही चीजें तो सबसे ज्यादा खाई जाती हैं, तीन कहूंगा मैं, एक तो चावल, एक रोटी और तीसरा दाल है। और अगर इन तीनों में ही एमएसपी अच्छे से न दे सरकार, किसान को नुकसान होगा, तो किसान इसका प्रोडक्शन बंद कर देगा। बाध्यकारी तो है नहीं किसान कि नहीं भाई किसान को पैदा करना ही करना, नहीं तो आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी, ऐसा तो है नहीं। वो उठाएगा गन्ना पैदा करना शुरू कर देगा, वो उठाएगा दूसरी फसल पैदा करना शुरू कर देगा। लेकिन समस्या आ जाएगी कि भारत को फिर, जो भारत तभी गेहूं और दाल को निर्यात कर देता है, मतलब दाल तो नहीं करता लेकिन गेहूं का निर्यात करता है, चावल का निर्यात करता है, फिर उसे उल्टा आयात करना पड़ जाएगा। तो हमारा जो आत्मनिर्भरता है खाद्यान्न में वो खत्म हो जाएगी। और फिर जो रोटी और चावल जो आपको 30-40 रुपए किलो आसानी से मिल रहा है, वो 200 रुपए किलो भी जा सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी ना। तो एमएसपी का देखिए रोल कहां से कहां तक मैं बता रहा हूं आपको, कहां तक जोड़ दिया, तो ये सारी चीजें फैक्टर प्रभावित होंगे। वहीं एनसीएफ ने ज्ञान जो केंद्र है, ग्राम ज्ञान केंद्र, इनका गठन करने की बात की, संरक्षण खेती की बात की और मृदा परीक्षण की बात की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको भी विस्तारित करने की सिफारिशें की थी। वहीं स्वामीनाथन जी के नाम से एक एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, जो कि विश्व खाद्य पुरस्कार जब कब मिला था इन्हें, 1987 में मिला था। इसी पुरस्कार से इन्होंने 1988 में चेन्नई में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की और जिसका नाम दे दिया गया एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। यानी उन्होंने उस पूरे पैसे को भारत के लिए सौंप दिया, भारत मतलब भारत की जनता को समर्पित कर दिया, उसके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया और सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अदरवाइज वो चाहते तो वो सारा पैसा अपने घर रख के अपने घर का बंगला तैयार कर लेते, अब उनकी 4 पीढ़ी सुधर जाती। लेकिन उन्होंने हमारे लोगों के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए जो है कि अपना ये पैसा दान कर दिया। फिर पौधों की किस्मों का संरक्षण किया। वहीं खाद्य सुरक्षा की बात की गई, जैसे 2 कदम उठाए, बायोफोर्टिफाइड पौधों का एक आनुवंशिक उद्यान स्थापित किया। बायोफोर्टिफाइड का मतलब होता है कि जैसे किसी भी खाद्यान्न फसल की गुणवत्ता में अगर हमें सुधार करना है तो हम उसकी जेनेटिकली जो है कि उसमें रिफॉर्म करें, उसके जीन में परिवर्तन करें ताकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। और उस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम उसमें पर्टिकुलर जीन में ट्रांसफर करते हैं, जीन में जो है कि कुछ संशोधन करते हैं। कम्युनिटी हंगर फाइटर्स तैयार करना, यानी कुपोषण से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें अच्छी तरीके से डेवलप करना, विकसित करना, ये सारी चीजें थी इसमें। और आपदा प्रबंधन भी किया गया, जैसे सूखा से संबंधित कोड, बाढ़ से संबंधित कोड, अच्छे मौसम से संबंधित कोड, इन सभी अवधारणाओं को अपनाने की वकालत की कि जिससे हम आपदा प्रबंधन भी कर सकें। क्योंकि आपको भी पता सूखा कब पड़ता है, जब भाई वर्षा नहीं होती है। और वर्षा कब नहीं होती है, जब आपके देश में पर्यावरण या वृक्षों या प्राकृतिक हरियाली जो है उसकी कमी होती है। इसलिए तो कहता है कि हर व्यक्ति को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बहुत सारी सरकारों के द्वारा, समुदायों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा योजना चलाई जाती है। जैसे आप देखोगे कहीं पे सामूहिक विवाह जो आयोजन किए जाते हैं 100-200 लोगों के, तो उन सभी जो शादीशुदा परिवार होते हैं, नए नए जो शादीशुदा होते हैं, उनको एक एक पेड़ दे दिया जाता है कि आप अपने घर में जाइए एक एक पेड़ लगाइए। तो कहीं ना कहीं 200 पेड़ लगा दिए एक साथ। यह भी कहा जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि अगर आपका जन्मदिन आता है हर साल, तो आप हर साल एक पेड़ लगाने का संकल्प लीजिए। अगर आप 60 साल जी रहे हो तो आपने अपने जीवन में 60 साल पूरे 60 पेड़ लगा दिए। 60 में से अगर 20 पेड़ भी बच गए, 40 पेड़ खत्म हो गए, तो वो 20 पेड़ जो है कि 100 पेड़ों के बराबर है। तो समझ रहे हो, इस तरीके से योजनाएं भी चलाई चाहिए। हालांकि मेरा भी आपसे अपील रहेगी कि अगर आप हर वर्ष अपने जन्मदिन पर कहीं भी
किसी ऐसी जगह जरूर पेड़ लगाएं जहां पे आप उसका साल 2 साल संरक्षण कर सके। अगर पेड़ का जो इनिशियल लेवल होता है ना वो 1-2 साल का होता है, अगर उस समय वो पेड़ बच गया तो फिर आगे वो अपने आप जीवित रह लेगा। तो 1-2 साल अगर आप उसकी सुरक्षा कर पा रहे हो तो ऐसी जगह जरूर पेड़ लगाइए हर साल, और ये प्रकृति को सबसे बड़ा एक उपहार होगा आपकी तरफ से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो अनुसंधान संस्थान भी कुछ डेवलप किए, जैसे कई अनुसंधानों में, जैसे इक्रिसैट अगर आप देखोगे जो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए फसल अनुसंधान संस्थान है, हैदराबाद के निकट है। वहीं IBPGR रोम में, इसमें भी जो है कि उनका सहयोग था। फिर ICRAF नैरोबी, इसमें भी इनका सहयोग था। और ICGEB नई दिल्ली, हालांकि इनकी इधर फुल फॉर्म लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हो, तो इसमें भी इनका जो है कि रोल रहा, योगदान रहा स्वामीनाथन जी का। वहीं जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, स्पेशली छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 को तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इसमें इन्होंने 2 अध्याय जोड़े। एक तो महिला और विकास, यानी डेवलपमेंट में केवल पुरुषों का ही योगदान नहीं बल्कि अब महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, और पर्यावरण एवं विकास, क्योंकि जब हरित क्रांति शुरू की गई थी 1966-67 के समय में, तीसरी चौथी पंचवर्षीय में, तो उस समय हरित क्रांति में कीटनाशकों का, केमिकल का, जल का दोहन अधिक हो रहा था, जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा था, भूमि की गुणवत्ता कम हो रही थी। हालांकि प्रोडक्शन तो हो रहा था, हरित क्रांति में जो है कि उत्पादकता तो बढ़ रही थी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी को फायदा बहुत हो रहा था, लेकिन प्राकृतिक स्तर पर नुकसान भी बहुत हो रहा था। इसीलिए आज पंजाब और हरियाणा के जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां की मृदा अम्लीय ज्यादा है, एसिडिक ज्यादा है, जबकि खेती के लिए क्षारीय मृदा चाहिए होती है। तो सिंचाई करने की वजह से, अत्यधिक दोहन करने की वजह से, अत्यधिक जो है कि केमिकल यूज करने से मृदा वहां की एसिडिक हो गई है, अम्लीय हो गई है, जहां पे पैदावार अच्छी नहीं होती है। तो धीरे धीरे ये चीज आप देखोगे, पंजाब हरियाणा का प्रोडक्शन अब कई सारे क्षेत्रों में कम होता जा रहा है। इसके पीछे यही रीजन है कि हरित क्रांति का ये नेगेटिव इंपैक्ट है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर छठी पंचवर्षीय योजना में MS स्वामीनाथन जी ने जब इसका ऑब्जर्वेशन किया तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम विकास, केवल विकास नहीं करेंगे बल्कि विकास के साथ पर्यावरण को भी प्रमुखता देंगे। तो ये सभी चीजें थी दोस्तों, और इस तरीके से हमारे MS स्वामीनाथन जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक थे, किसान वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति के जनक थे, उनके कुछ प्रमुख तथ्यों को हमने यहाँ पे चर्चा की। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो एग्रीकल्चर की शीर्ष बॉडी मानी जाती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत ये काम करती है। और साथ ही साथ पहले इसका नाम इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद रखा गया था, जो कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट पर 1929 में स्थापित की गई थी। और किसके अधिनियम, पंजीकृत सोसाइटी, यानी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 था, उसी के तहत इसे स्थापित किया गया। और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग यानी कि डेयर के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में है ये। और यह सर्वोच्च निकाय है दोस्तों, कृषि से संबंधित, चाहे बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि क्षेत्र, इन सभी में एजुकेशन, समन्वय, दर्शन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में उच्च कोटि के जो वैज्ञानिक है वही सारी चीजों को देखते हैं, और यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। तो ये तो होगी छोटी सी जानकारी। अब यहाँ पर हम टॉपिक को पढ़ेंगे कि ICAR क्यों आया चर्चा में, क्या बात थी। तो बात कुछ और नहीं थी, बस प्रेम भरी बात थी। वो ये थी कि नई दिल्ली में अभी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसकी थीम थी अनुसंधान से प्रभाव तक, कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या समाज पे प्रभाव पड़ेगा, क्या अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ेगा, क्या वैश्विक स्तर पे प्रभाव पड़ेगा, उसकी न्याय संगत और अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर। और इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया ना नई दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, उसमें ICAR और CGIAR, जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म ने संयुक्त रूप से इसको किया था। यानी एक तो था आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और एक हमारे भारत के स्तर पे ICAR, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया, इसलिए ICAR यहाँ पर चर्चा में आ गया। तो पहली बात करेंगे ICAR की भूमिका। तो पहली भूमिका है कि फसलों की किस्में डेवलप की गई, इसके द्वारा अधिक उपज देने वाली अलग अलग फसलों की नई किस्मों को विकसित किया गया, जो कि हरित क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा रही थी कहीं ना कहीं अधिक प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे आप देखोगे तो कुछ धान की किस्में हैं, जैसे जया, स्वर्णा, पूसा, बासमती, ये सब हो गया, ठीक है। डबल 21 डबल चाबी बासमती जिसे कहते हैं। गेहूं की किस्में भी कुछ डेवलप की गई, यहाँ लिखिए। फलों की किस्में जैसे कि आम्रपाली जो कि आम की किस्म है, भगवानार जो कि महाराष्ट्र की किस्म है भगवानार, और आम्रपाली आम की किस्म है। तो इस तरीके से डेवलप किया गया और कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्शन में सुधार किया गया। और इसके लिए कुछ बीज कार्यक्रम भी अलग से चलाए गए, क्योंकि जब तक बीज में सुधार नहीं होगा तब तक फसल में सुधार नहीं होगा। और बीज में सुधार करने के लिए आनुवंशिक परिवर्तन भी किए गए रिसर्च कर करके। फिर इसी में जीनोमिक्स की बात करें
तो आईसीएआर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने में मदद की और यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है, यानी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता सबसे बड़ा जीन बैंक। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रायो प्रिजर्वेशन बैंक भी है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लिक्विड फॉर्म में स्पर्म को या आनुवंशिक पदार्थों को, जीन को हम सुरक्षित रख पाते हैं, जो कि तरल नाइट्रोजन में -183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तरल नाइट्रोजन में हम इसे सुरक्षित रखते हैं कि ताकि आगे 10-12 साल, 5 साल, 6 साल जब भी जरूरत पड़े तो हम उसका प्रयोग कर सके। और आईसीएआर ने वैश्विक स्तर पे धान, गेहूं, टमाटर, आलू इन सभी के जीनोम अनुक्रमण किए ताकि इनका प्रोडक्शन अच्छा हो सके। जो प्रोडक्शन कम रखने वाले जीन थे उनको निकाल के उच्च प्रोडक्शन करने वाले जीनों का प्रवेश कराया इन फसलों में और धीरे धीरे इनकी उच्च किस्मों का विकास किया। वहीं एकीकृत कृषि पर भी बल दिया इन्होंने। एकीकृत कृषि का मतलब होता है कि केवल कृषि नहीं करनी, बल्कि कृषि के साथ आप जलवायु का भी ध्यान दो, अपशिष्टों का पुनर्चक्रण पे ध्यान दो, रिसाइकिल कर सको। वहीं आप जोखिम को कम करो, पशुपालन को बढ़ावा दो, मिश्रित खेती करो, संरक्षित खेती करो। इन सभी विकास के अवधारणाओं को शामिल किया गया कि किसी भी प्रकार से आपको अपशिष्ट को जलाना नहीं है। जो पराली होती है उसे जलाओ मत, उसको रिसाइकिल करो, जमीन के अंदर ही उसे जो है कि खोद खाद के जैसे भी है खाद के रूप में तैयार कर लो। जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए खेती। ऐसा ना हो कि आप खेती करते जा रहे हो और जलवायु पे प्रभावित जो प्रभाव हो रहा है वो निगेटिव हो रहा है, ये भी करना है। जोखिम को भी हमें कम करना है। और इसके लिए इन्होंने 2 प्रकार की खेती का पैटर्न बताया। एक होता है एग्री सिल्वी, एक होता है सिल्पी पोस्टोरल। ठीक है, सिल्पी मतलब सिल्वी पास्टोरल। तो जो पहला है एग्री सिल्वी, एग्री मतलब होता है एग्रीकल्चर करना, अर्थात वानिकी और खाद्य फसलों की खेती और वृक्षों के बीच उपलब्ध। तो इसमें दोस्तों वानिकी और खाद्य फसलों की खेती के साथ साथ हमें वृक्षों के बीच में उपलब्ध स्थान पे चारा या फसलें उगाना, जिससे कि पशुओं के लिए भी लाभदायक हो सके। और उसी तरीके से सिल्वी पास्टोरल जो है, यहाँ पे एक ही भूमि पर आप वानिकी भी करो और पशुधन भी करो, मतलब पशुधन के लिए चारा भी। एक ही भूमि पर आप जो है कि खेती भी करो और जगह जगह जो बीच बीच में स्पेस होता है ना, वहां पे कुछ चारा भी उगा लो ताकि पशुधन के लिए भी काम आ जाए। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आईसीएआर ने टीके और नैदानिक सुविधाओं का विकास किया, जिससे पशुधन के स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार हो सका और कई सारे पशु रोगों को उन्मूलन किया जा चुका। मतलब पशुओं में जो होने वाले रोग थे, इनके लिए टीके और दवाइयां, वैक्सीन, ये सब भी डेवलप किया गया ताकि पशुधन का विकास हो सके। देखिए, कृषि के साथ कह सकते हैं कि पशुधन बहुत ही मतलब घनिष्ठ तरीके से जुड़ा हुआ है। आप अगर खेती कर रहे हो और आप अगर पशुधन का पालन नहीं कर रहे हो या पशुपालन नहीं कर रहे हो तो शायद आप कृषि नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी किसान हैं उसमें 55% से अधिक लोगों के पास पशुपालन के भी जरिए होते हैं, चाहे तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट कुछ भी पालते हैं। क्योंकि जो किसान के द्वारा क्या किया था कि जो कृषि का अवशिष्ट होता है ना, अपशिष्ट होता है, उसे फेंका नहीं जाता बल्कि जानवरों को खिला दिया जाता है। उससे प्राप्त होने वाले दूध से वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है, या उससे प्राप्त होने वाला जो भी कच्चा पदार्थ है उससे वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी चीजें मैटर करती हैं। और जलवायु स्मार्ट कृषि, ठीक है, तो जलवायु स्मार्ट कृषि में जैसे कि आप कृषि तो करो लेकिन जलवायु को भी बचाते हुए, जैसे वर्षा जल का संचयन करो। जो वर्षा का जल होता है, पहले देखोगे कि लोग तालाब वगैरह खोदे रखते थे या सारी चीजें होती थी तो उसमें वर्षा जल का संचयन हो जाता था। लेकिन फिर बीच में किसानों ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वर्षा के जल का प्रयोग करना बंद कर दिया, तो अब उसको फिर से संचयित किया जाए। और सामुदायिक तालाबों, हाइड्रोपोनिक्स कृषि पद्धति, फसलों की जलवायु अनुकूल किस्में, ये सभी चीजों को विकसित किया गया। जो फसल भी है वो जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए। और उसी तरीके से जैव प्रौद्योगिकी समाधान भी किया गया, यानी कुपोषण की समस्या है। क्योंकि आज देखोगे भारत में कुपोषण की समस्या बहुत कम हो गई है, लेकिन आज से 20 से 25 साल पहले अगर आप जाओगे तो भारत में कुपोषण की समस्या बहुत होती थी। कुपोषण क्यों होता था? बच्चे को खाना तो मिल रहा है प्रॉपर, लेकिन उस खाने में जो आवश्यक विटामिन होनी चाहिए थी, पोषण होना चाहिए था, आवश्यक प्रोटीन होने चाहिए थे, गुणवत्ता होनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा था। तो आईसीएआर ने क्या किया कि भाई अब जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा, गेहूं का, धान का, चने का, अरहर का, दाल का, किसी भी चीज का, उसमें कहीं ना कहीं कुछ आवश्यक प्रोटीन और विटामिन, वसा, उच्च गुणवत्ता वाली चीजें होनी जरूरी है, जिसके लिए फसल का बायोफोर्टिफिकेशन किया गया। मतलब उन फसलों के जीन में परिवर्तन किया गया, जीन में संशोधन किया गया, जिससे विटामिन, प्रोटीन वगैरह की वृद्धि हो सके। तो फसल बायोफोर्टिफिकेशन भी इसी माध्यम से किया गया, जिससे भारत की कुपोषण समस्या जो है कि अब कम होती चली गई। जैसे आप देखोगे पूसा 00 मस्टर्ड 31 कैनोला गुणवत्ता वाली सरसों की पहली भारतीय किस्म है। क्योंकि जो सरसों का तेल प्रयोग किया जा रहा था, उस सरसों के तेल में देखो, सब्जी तो भाई पानी में तो पकती नहीं है, तो आप समझ लो भारत के हर घर में जहां भी सब्जी बन रही होगी, चाहे चिकन बने, चाहे नॉनवेज बने, चाहे वेज बने, चाहे गोभी, आलू, मटर, कुछ भी बनाइए,
आपको तेल में ही तो पकाना है। और अगर वो तेल गुणवत्ता युक्त नहीं है तो आप सोचो कितना नुकसानदायक आप तेल का प्रयोग कर रहे हो। तो इसीलिए आईसीएआर ने क्या किया, तेल में ही परिवर्तन किया कि भाई इसकी गुणवत्ता बढ़ाओ सरसों की। तो इसलिए उन्होंने बायोफोर्टिफिकेशन किया, इसके जीन परिवर्तन कर दिए। और साथ ही साथ नीली क्रांति में भी अगर आप योगदान देखोगे तो नीली क्रांति में आप देखोगे केज कल्चर को बढ़ावा दिया गया। किस कल्चर को बढ़ावा दिया गया? केज कल्चर। केज कल्चर का क्या होता है, इसका मतलब समझिए कि प्रति इकाई उत्पादकता में जिससे वृद्धि हुई। जैसे केज कल्चर में होता है कि कम जगह में और अधिक मात्रा में मत्स्य पालन की तकनीक। जैसे सिंपली हम लोग नदियों में मत्स्य पालन करते हैं, समुद्र में करते हैं, झील में करते हैं, तालाब में करते हैं। लेकिन केज कल्चर में आप एक निश्चित समय पे या यूं कहें कि एक लिमिटेड क्षेत्र में, छोटे से जो है कि क्षेत्र में अधिक से अधिक मात्रा में मत्स्य पालन कर सकते हो। और आगे देखते हैं, अगर हम और चीजों को समझते हैं तो कृषि यंत्रीकरण में भी योगदान दिया इन्होंने। जैसे मिलेट्स मील हो गई, जो मोटे अनाज होते हैं ना। और आपको अच्छा पता होना चाहिए कि 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष माना जा रहा है। तो मिलेट्स मील हो गई, ड्रोन रिमोट सेंसिंग, मल्चिंग सीड बिछाने की मशीन, ये सभी चीजें जो है कि कृषि में यंत्र का काम कर रही हैं और जिससे बेनिफिट हो रहा है, किसानों को नुकसान कम हो रहा है, प्रोडक्शन अधिक हो रहा है। ये सभी चीजें बताई गई जो है कि। और इसका प्रभाव क्या होगा, अगर हम बात करें आईसीआर के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो भी सुधार किया गया, उसका प्रभाव कि पोषण में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, खाद्य सुरक्षा की समस्या कम होगी, गरीबी का उन्मूलन किया जा सकेगा, आजीविका लोगों के लिए क्रिएट होगी, यानी रोजगार बढ़ेगा और नई नई नौकरियां बढ़ेंगी। नौकरियों का मतलब केवल प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर नहीं होता दोस्तों, दोनों ही होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ेगी। वहीं लैंगिक समानता स्थापित होगी, क्योंकि रोजगार के स्तर पे फिर चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष, दोनों ही रोजगार कर सकते हैं। युवा और सामाजिक समावेशन, यानी युवाओं का जो गुण है, यानी युवाओं की जो क्षमता है, उसका भी प्रयोग किया जाएगा। और जलवायु के अनुकूल भी रहेगा और उसका समन भी किया जाएगा, अगर जलवायु कहीं नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। और इससे पर्यावरण की स्थिति में सुधार होगा और जैव विविधता में भी सुधार होगा। तो ये सभी उसके प्रभाव क्षेत्र भी हैं। और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। तो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। अब जरा हल्दी बोर्ड को भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होना चाहिए कि हल्दी हमारा भारत का देशज पौधा है, यानी भारत की ये देशज प्रणाली है, देशज प्राकृतिक संपदा है, जो पहले से हमारे यहाँ हल्दी का प्रयोग आदि काल से हो रहा है। आप अपने बुजुर्गों से पूछोगे, पूर्वजों से, तो वो हल्दी के कई सारे औषधीय गुण भी बताते हैं। जैसे अगर आपको कहीं चोट लग गई और आपके बॉडी में खून कहीं जम गया, थक्का जम गया, या खून बह भी रहा है, बाहर भी बह रहा है, यानी कि चोट लग गई, तो जनरली हमारे घरों के जो बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, वो हमें दूध में हल्दी पका के देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हल्दी दूध में जो रहती है पकाने के बाद, और अगर उसमें गुड़ डाल के आप पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी देगी, साथ में जो खून की प्रॉब्लम है, थक्के वगैरह की, वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। वहीं कहीं अगर आपको ऊपर से घाव लग जाए, चोट लग जाए, तो हल्दी और प्याज को पीस के उस पर लेप लगा दिया जाता है। तो हल्दी केवल खाद्यान्न सामग्री नहीं है, बल्कि औषधीय गुण भी है, जिस तरीके से नीम है। तो इसी बारे में सरकार के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कर दिया गया। और कहां पे इसको मंजूरी दी गई है? तेलंगाना में। ध्यान देना कि ये तेलंगाना में केवल राज्य सरकार का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे इसका गठन हो रहा है, तेलंगाना में हल्दी बोर्ड गठन। बोर्ड के उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा गठित किया गया? तो पहली चीज कि नए नए उत्पाद और मूल्यवर्धन बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन होगा। अब जैसे हल्दी से संबंधित कोई भी प्रकार का जो उत्पाद हो, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हल्दी की जो मांग हो रही है, वो तो ऑलरेडी है ही है और भी बढ़ेगी। क्योंकि मैं आपको जानकारी दूं कि हल्दी के उत्पादन में, उपभोक्ता में, निर्यातक में भारत दुनिया में नंबर 1 पे है। क्योंकि भाई जनसंख्या इतनी अधिक है, आप कोई भी खाना खा लो, हमारे भारतीयों के घर में आप जाओगे, किसी भी खाने में आपको हल्दी जरूर मिलेगी, चाहे वो नॉनवेज हो चाहे वेजिटेरियन हो, हल्दी मिलेगी। इतनी बड़ी जनसंख्या, सभी अगर खाना खा रहे हैं तो हल्दी की डिमांड उतना ही हमें उत्पादन भी करना पड़ता है। और भी हम ज्यादा उत्पादन होने पर हम निर्यात भी करते हैं दुनिया भर को, क्योंकि पूरे विश्व का लगभग 75% हल्दी का उत्पादन भारत में ही होता है। अभी ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा उद्देश्य है कि निर्यात करने के लिए हमें जो अवसंरचना और लॉजिस्टिक क्षमता चाहिए, उसको निर्माण किया जाए, उसको बेहतर किया जाए, और गुणवत्ता भी इसमें सुनिश्चित होनी चाहिए, और सुरक्षा मानकों का निर्धारण किया जाएगा। पारंपरिक ज्ञान का लिखित प्रमाण भी तैयार किया जाएगा। अब पारंपरिक ज्ञान में जैसे मैंने बताया ना, हल्दी का औषधीय गुण, ठीक है, कीटनाशक गुण भी होता है। आपने अपने घरों में अगर देखा होगा, जो खासकर किसान परिवार से आ रहा होगा या मध्य परिवार से, उसने देखा होगा कि जैसे चावल या गेहूं को जो हम इकट्ठा करके रखते हैं अपने घरों में किसी ड्रम में या बड़े बड़े 50-60 क्विंटल में, तो उसमें हम हल्दी की छोटी छोटी गांठें डाल देते हैं, जिससे जो उसमें फंगस पैदा होती है, कीटनाशक जो पैदा होते हैं, वो नहीं हो पाते, वो मर जाते हैं। जैसे हम लोग नीम के पत्ते डाल देते हैं, कुछ लोग प्याज डाल देते हैं, तो कुछ लोग हल्दी भी डालते हैं। इसलिए क्योंकि हल्दी का ये भी एक औषधि गुण है, कीटनाशक गुण,
कि वो उन कीटों को पैदा नहीं होने देगा और वो फसल हमारी सुरक्षित रहेगी। ऐसा होता है कई घरों में, जो लोग जानते होंगे इस चीज को, समझ रहे होंगे इस पॉइंट को। अच्छा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की संरचना में क्या होगा, तो एक अध्यक्ष महोदय होंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, 4 सदस्य होंगे जो वाणिज्य, कृषि, आयुष मंत्रालय और औषध विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी एक वाणिज्य से होगा, एक कृषि से होगा, एक आयुष मंत्रालय से, एक औषध विभाग से, इनका प्रतिनिधित्व करेंगे। 8 अन्य सदस्य होंगे जो हल्दी की मूल्य श्रृंखला से जुड़े व्यक्ति होंगे और यह बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के अधीन ही काम करेगा। अब भारत में हल्दी की जो बात थी, देखिए मैंने यही बताया ना कि उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक के मामले में विश्व में, दुनिया में भारत नंबर 1 पे है। और हल्दी से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी जान लीजिए जो जनरली हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये अदरक कुल यानी जिंजीबरेसी जिसको हम लोग कहते हैं, जिंजीबरेसी, ठीक है, अदरक कुल का ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है और भारत हमारा उष्ण कटिबंधीय देश में ज्यादातर आता है। हालांकि शीतोष्ण में भी आता है, लेकिन उष्ण में ज्यादा आता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी ज्यादातर उष्ण में भारत में ही हो रहा है। वर्ष तापमान की बात करेंगे तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। 1500 मिलीमीटर या यूं कहूं कि 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा चाहिए और अच्छी जल निकासी वाली लाल दोमट मृदा, मतलब कि जल की निकासी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि पानी वहीं रुक जाए। अगर पानी रुकने लगा तो हल्दी की जो जड़ें होती है, क्योंकि हल्दी सामान्यतः जड़ के रूप में पैदा होती है मिट्टी के अंदर, तो वहां पे पानी अधिक होने से हल्दी क्या होगी, खराब होने लगेगी, सड़ने लगेगी। इसलिए हल्दी के पानी को बस थोड़ा सा पानी मिलता रहे, फिर वो जल निकल जाए, निकास हो जाए, उसका बाहर चला जाए, वो रुके ना। और ऐसी प्रवृत्ति कहाँ मिलेगी, ढलवा पहाड़ी पे मिल सकती है, जैसे चाय की पत्ती हो गई, जहाँ पे खेती होती है ना चाय बागानों में, कि पानी आता है जड़ों में होते हुए फिर निकल जाता है नीचे, वो वहां पे जाके स्टोर नहीं होता, पानी इकट्ठा नहीं होता, जिससे जड़ ना खराब हो जाए। वहीं 9 से 10 महीने में इसका प्रोडक्शन होता है, प्रकंद या हल्दी की प्राप्ति होती है। और इसमें करक्यूमिन नाम का एक प्राकृतिक घटक मौजूद होता है, जिसके कारण हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। किसकी वजह से होता है, करक्यूमिन। अब जैसे टमाटर में आपको लाइकोपीन मिलेगा, गाजर में कैरोटीन मिलेगा लाल रंग के कारण, उसी तरीके से हल्दी का जो पीला रंग होता है वो करक्यूमिन की वजह से होता है। प्रति वर्ष लगभग 11 लाख के आसपास, 11 लाख टन के आसपास हल्दी का उत्पादन होता है भारत में, जो कि पूरे विश्व में 75% योगदान होता है उत्पादन में। भारत में पूरे 75% योगदान होता है पूरे विश्व का, और 30 से अधिक किस्में भारत में उगाई जाती हैं। सबसे बड़े जो हल्दी उत्पादक राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। अब आप देखोगे ये सभी के सभी दक्षिण भारतीय राज्य हैं जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के निकट होने की वजह से यहाँ पे तापमान अधिक होता है, आर्द्रता अधिक होती है, क्योंकि अरब सागर और पश्चिम बंगाल दोनों ही तटीय क्षेत्रों को क्या करते हैं, भरपूर आर्द्रता देते हैं। इसीलिए पश्चिमी जलवायु का जो होता है, जिसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा आती है जून जुलाई में, उससे भी प्रॉपर अच्छी बारिश मिल जाती है 150 सेंटीमीटर से अधिक। वहीं लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटों पे बारिश अच्छी होती है जो अक्टूबर सितंबर में, तो वहां से भी बारिश अच्छी मिल जाती है। इसीलिए यही दक्षिण भारतीय राज्य हल्दी के उत्पादन में सबसे अग्रणी है, और तेलंगाना अग्रणी होने की वजह से ही तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। निर्यात में अगर आप देखोगे तो भारत बांग्लादेश को, संयुक्त अरब अमीरात को और यूएसए और मलेशिया को मुख्य रूप से निर्यात करता है। अब आगे चलते हैं हम चौथे पॉइंट पे। नोबेल प्राइज 2023 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें हम पढ़ेंगे केवल इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, हम इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। यह जो पुरस्कार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया था, और 1895 द्वारा, मतलब 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के रूप में इसको स्थापित किया गया। और अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बात करें तो ये डायनामाइट, ब्लास्टिंग कैप और धुआं रहित बारूद के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। पहली बार 1901 में जो है कि ये पुरस्कार दिए गए थे, जो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। भौतिकी में मिलता है, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा में, साहित्य में, शांति में और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो कौन देता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाएं देती हैं दोस्तों। तो जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन 1968 में स्थापित किया गया, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं पुरस्कार देती हैं। अगर हम बात करते हैं कि भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, इन तीनों के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार देते हैं वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस प्रदान करती है। कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस प्रदान करती है। वहीं साहित्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन प्रदान करती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों का नोबेल प्राइज अलग अलग सेक्टर के द्वारा, अलग अलग समिट इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी कहते हैं तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और जो पात्र उम्मीदवार हैं
कैसे पता चलता है कि पूरी दुनिया भर में इतनी बड़ी आबादी 8 अरब आबादी है और ऐसे में एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का चयन करना हो दोस्तों, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही जटिल बात है। वही है ना कि भूसे के ढेर में सुई खोजना, जो आसान नहीं होता है। जो भूसे होते हैं, भूसा के ढेर में सुई खोजने वाली बात हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े भूसे के ढेर में सुई खोजना जिसका पता ही नहीं चलता कि सुई है भी कि नहीं है, बल्कि हाथ में चुभ जाएगी तब पता चलेगा। तो सेम वही है, 8 अरब की आबादी में हम एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज में चुन रहे हैं। तो इसके लिए कुछ कमेटीज होती हैं जो कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा किया जाता है, और इनके द्वारा जो पुरस्कार विजेता जो होते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता, उसको हम नोबेल लॉरिएट भी कहते हैं। लॉरिएट एक वर्ड दिया जाता है जो इनके सम्मान में होता है, तो नोबेल लॉरिएट भी कहते हैं। और एक वर्ष में प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी में एक से अधिक, लेकिन अधिकतम 3 विजेता हो सकते हैं। चाहे भौतिकी में ले लो, रसायन में ले लो, अर्थशास्त्र में, साहित्य में, शांति में, चिकित्सा में, हम एक साल में कम से कम एक व्यक्ति को और अधिकतम 3 व्यक्ति को जरूर देते हैं। इसीलिए आपने जब भी पढ़ा होगा 2022 का, 23 का, 19 का, कि किसी भी वर्ष 3 से अधिक लोगों को एक ही क्षेत्र में नहीं दिया गया है। अगर भौतिकी में अगर मिलना है तो 3 लोगों से अधिक हम नहीं दे सकते, चाहे 1 को दो, 2 को दो, चाहे 3 को दो, लेकिन 3 से अधिक नहीं। ये नियम होता है इनका। ऐसा नहीं है कि पता चले कि केवल वही 3 लोग विद्वान हैं, हालांकि और भी लोग होते हैं, लेकिन जो 3 शीर्ष लोग होते हैं उनका चयन कर लिया जाता है। और इस विजेताओं के चयन में जितने भी शामिल जज होते हैं ना, जैसे जज ही तो होंगे कोई नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी में, तो उन जजों को कहा जाता है कि आपने जिन विजेताओं के चयन की लिस्ट जारी की है, उसके बाद आप 50 वर्ष तक अपने निर्णय पर सार्वजनिक विचार विमर्श की मनाही है। यानी आप पब्लिकली जो है कि कोई भी उसमें विचार विमर्श नहीं कर सकते कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को इस वजह से चुन लिया या इस व्यक्ति को चुन के गलती कर दी। ऐसी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिएट नहीं करनी है, ये मना रहती है कि भाई आप 50 वर्ष तक आप उस पर कोई डिबेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ये सोचो ना, 8 अरब आबादी इनके रिसर्च पर आधारित है। इनके द्वारा जो रिसर्च की जा रही है उसी के आधार पे तो पूरी दुनिया की सरकारें जो है कि परिवर्तन करने का प्रयास करेंगी, पूरी दुनिया की जो पब्लिक है वो इससे प्रभावित होगी। तो किसी ऐसे व्यक्ति का आपने जो चयन किया है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, और फिर उस पर आप जो है कि डिबेट कर रहे हो कि ये गलत है या सही हो गया, तो ये मना होती है। 50 वर्ष तक आप उस पर डिबेट नहीं कर सकते। तो ये तो थे दोस्तों आज हमारे 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट। और आगे हम जो नोबेल पुरस्कार जो मिला है इस साल का, वो किसे मिला है और साथ ही साथ किस सेक्टर में मिला है और उसका क्या योगदान है, वो कैसे है, इन सभी चीजों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जाना नहीं है क्योंकि क्लास अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हम लोग कुछ भारतीय नोबेल प्राइज जो है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अर्थशास्त्र में हो, चाहे रसायन में हो, चाहे शांति में हो, साहित्य में, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति जिनको, भारतीय व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला, वो थे आपके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका टाइटल गुरुदेव के नाम से, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज 1913। अब एक प्रश्न आपको घुमा के पूछा जा सकता है कि भारत को सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य में, भौतिकी में, शांति में, रसायन में? तो आपको क्या उत्तर देना है? साहित्य में देना है। अगर व्यक्ति के रूप में पूछ ले कि सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। और ये साहित्य के क्षेत्र में मिला किस रचना के? गीतांजलि नाम की जो इन्होंने रचना की थी उसके स्तर पे साहित्य का मिला। दूसरा, सीवी रमन साहब को मिला लगभग 14-15 साल बाद 1930 में। इन्होंने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उस पर शोध कार्य किया था और रमन इफेक्ट को खोजा था। क्योंकि रमन इन्हीं का नाम था, इसलिए इनके द्वारा जो प्रभाव की खोज की गई थी उसको नाम दे दिया गया रमन इफेक्ट। कोई अलग से रमन इफेक्ट नहीं है। अच्छा, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, कि प्रकाश जो सूर्य के द्वारा एक सीधी रेखा में आ रहा है वो अचानक से फैलता क्यों है? क्योंकि हमारे जो वायुमंडल में जो धूल कण वगैरह होते हैं उन पर टकराने के बाद वो प्रकाश फैल जाता है, और इसीलिए हमें धरती से आसमान नीला दिखता है, जबकि हम जब ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो आसमान काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, ना तो वहां कोई धूल कण वगैरह इस तरीके की कोई चीज नहीं है, जिस वजह से प्रकाश की किरणें वहां पर सीधी आके पृथ्वी पर आ जाती हैं और वहां पे काला दिखता है। तो ये इफेक्ट हो रहा है। वहीं हरगोविंद खुराना साहब ने फिजियोलॉजी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में प्राप्त किया, प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिक कोड के लिए। मदर टेरेसा जी ने शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में प्राप्त किया, जो पीड़ित मानव समुदायों की सहायता करती थी मदर टेरेसा जी। वहीं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया और इसी को चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जानते हैं। चंद्रशेखर सीमा का मतलब होता है जो सौरिक द्रव्यमान होता है ना, सूर्य का द्रव्यमान, उसके 1.44 गुना की बात होती है। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स में हम लोग वहां पे स्टडी करेंगे जो है कि तैयार करने पर,
तो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने चंद्रशेखर सीमा दी थी। वहीं अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको 1998 में दिया गया, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात की थी। वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2009 में, क्योंकि इन्होंने राइबोसोम की संरचना पर कार्य किया। कैलाश सत्यार्थी जी, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2014 में। इन्होंने शोषण के खिलाफ, बच्चों के शोषण के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा और अधिकार हेतु संघर्ष किया। और बात करें अगर हम इन नोबेल लॉरिएट की, तो इनका एक संस्था भी है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। यानी कि बचपन बचाओ दोस्तों, बचपन में क्या होता है, मजबूरी बस बच्चों को किसी चाय की दुकान पे या किसी होटल में काम करना पड़ता है, तो ये कहते हैं उन बच्चों को बचाओ और उनके बचपन को बचाने के साथ हम उनको शिक्षा और उनको जो है कि पूरी व्यवस्था करके देंगे ताकि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। और फिर आखिरी व्यक्ति हैं अभी तक के लेटेस्ट अपडेट में अभिजीत बनर्जी साहब, जो कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार सम्मानित हैं 2019 में, ठीक है। और ये 5 भारतीय नागरिक हैं और जबकि 4 भारतीय मूल के हैं। जैसे अभिजीत बनर्जी जी मूलतः भारतीय नागरिक नहीं है, ये भारतीय मूल के हैं क्योंकि इनकी पीढ़ी कभी भारत की रहने वाली थी, हालांकि अब ये यूएसए में रहते हैं और वहीं रहते हैं। अमर्त्य सेन की बात करें तो उनकी भी बहुत पहले पीढ़ी जो थी, दादा परदादा, वो भारतीय थे, लेकिन बाद में ये भी अमेरिका शिफ्ट हो गए और ये भी भारतीय मूल के हो गए। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो ये ओरिजिनली भारत के हैं और भारत में ही इनका संगठन चलता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे बना देता हूँ, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत को कौन सी श्रेणी में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो आप कहोगे किसी भी नहीं, सभी श्रेणियों में मिल चुका है। आप देखिए 6 श्रेणियों की बात करें, अगर हम थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो आपको ये प्रश्न एक नया बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या साहित्य क्षेत्र में मिला है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल मिला है साहित्य में। दूसरी श्रेणी आपको ही बताओ, भौतिकी ले लेते हैं, तो भौतिकी में भी मिला हुआ है, सीवी रमन साहब को मिला हुआ है, सुब्रमण्यम साहब को भी मिला हुआ है, भौतिकी भी होगी। तीसरी कैटेगरी चलो हम रसायन ले लेते हैं, तो रसायन में आप देखोगे वेंकट रमन रामकृष्णन जी को मिला है। चौथी श्रेणी हम चिकित्सा ले लेते हैं, तो चिकित्सा में हरगोविंद खुराना साहब को मिला हुआ है। पांचवी श्रेणी हम शांति ले लेते हैं, तो यहाँ पे मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को मिला हुआ है। छठी श्रेणी अगर आप देखते हैं अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन जी को भी मिला हुआ है और अभिजीत बनर्जी जी को भी मिला हुआ है। तो आप देखोगे कि भारत के लिए यह गौरवान्वित होने की बात है कि भारत 6 श्रेणियों में जो है कि नोबेल पुरस्कार ले चुका है। तो अगर कोई प्रश्न ऐसा आ जाए या कोई डिस्कशन होते समय आप किसी से बात कर रहे हो, तो आप अपने बात को रख सकते हो वजनदार तरीके से कि भारत के पास इतनी उपलब्धि है कि भारत में विश्व का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ना, नोबेल लॉरिएट, नोबेल पुरस्कार, उसकी 6 श्रेणियों में भारत ने अच्छी प्रतिभागिता दिखाकर 6 पुरस्कार प्राप्त कर लिए। तो ये तो थी दोस्तों आज की हमारी लेक्चर वीडियो। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन भी आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो करंट अफेयर से यानी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करके वहां भी पूछ सकते हैं, जहां आप मुझसे बात कर पाएंगे डायरेक्टली। तो सारी चीजें आपके लिए रहेंगी और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।